मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता हिंदी रीट का एवं चयन का आधार होने वाली अगली परीक्षा का पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण को पढ़ते हुए आज हम बिंदु पढ़ रहे हैं समास। तो देखना शुरू करिए। समास और पहचान के चिन्हों को सुनिश्चित करिए। देखिए, सबसे पहले समास, इसका विलोम शब्द होगा व्यास। समास का अर्थ है संक्षिप्त और व्यास का अर्थ है फैलाव। तो देखना शुरू करिए। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इस शर्त को समास की आवश्यक शर्त समझिएगा। समास की प्रक्रिया में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण देखिए, आपने ये कहा था रसोई के लिए घर। देखिए इसे, रसोई के लिए घर। तो समास होता कैसे है? के लिए विभक्ति का आपने लोप कर दिया, दोनों शब्दों को आप मेल करते हैं, निकट लाते हैं, शब्द बनता है रसोई घर। शब्दों को निकट लाने पर अगर संधि की प्रक्रिया होती है तो होगी, नहीं होती है नहीं होगी, लेकिन विभक्ति का लोप सबसे आवश्यक शर्त है समास की। तो देखिए, यदि कथन बनाया जाएगा समास पर तो यह कथन महत्वपूर्ण कथन होगा कि विभक्ति चिन्हों का लोप समास की आवश्यक शर्त है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है। समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जा सकती है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समास का उद्भव क्यों हुआ? भाषा में संक्षिप्तता के लिए। समास करता क्या है? भाषा को संक्षिप्त करता है। समास का अर्थ ही है संक्षिप्त और व्यास का अर्थ है फैलाव। तो देखिए, समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। दिन और रात, जैसे आपने कोई लिखा हुआ था दिन और रात, जैसे हमने लिखा रसोई के लिए घर, वैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात जो शब्द बना है उसे समस्त पद कहते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को तो कहते हैं समास। आपने विभक्ति का लोप किया और विभक्ति का लोप किया, दोनों शब्दों का संयोग किया, दिन और रात, इसको तो कहते हैं समास। अब ये जो बनने वाला शब्द है, इसके लिए शब्द क्या क्या है उनको याद रखिएगा। समस्त पद, सामासिक पद, या सामासिक शब्द। प्रक्रिया को कहते हैं समास। जो बनने वाले शब्द हैं उनको कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक शब्द। तो देखिए, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने या लिखने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे कोई समस्त पद है लंबोदर। देखिए, ये एक समस्त पद है लंबोदर। विभक्तियां हटा देना तो समास है, विभक्तियां जोड़ देना विग्रह है। आपने लगाया लंबा है उधर जिसका, इस तरह आपने विभक्तियां जोड़ दी किसी समस्त पद में, इसको कहते हैं विग्रह। ठीक है, जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह क्या है? धन से संपन्न। रसोई घर, ये एक समस्त पद है। देखिए, समास की प्रक्रिया से बनने वाले जो शब्द हैं उसको सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। का विग्रह है रसोई के लिए घर। तो विभक्ति लगा दी तो विग्रह हो गया, विभक्ति हटा दी और शब्दों को निकट ले आए, इसको हम समास
कहते हैं। अब देखिए एक बात, समास को पढ़ते हुए पद शब्द बार बार आता है। परीक्षा में मुझे याद पड़ता है कि प्रश्न पूछा भी गया था कि पद का अर्थ क्या है। समास में पद का अर्थ है शब्द। संस्कृत व्याकरण में तो विभक्ति लगे हुए शब्द को ही पद कहते, वह तो ये नियम ही है, पदम न प्रयुज्यित, पद बनाए बिना प्रयोग मत करना। हिंदी में पद का अर्थ है शब्द। देखिए समास पद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए जो पहले आ जाएगा उसको पूर्व पद कहेंगे। दो शब्द होंगे समास में आमतौर पर, जैसे धन संपन्न, तो धन पहले आ गया तो ये पूर्व पद है, और संपन्न बाद में आ गया तो ये उत्तर पद है। इसको कहीं कहीं आप पहला पद या प्रथम पद पढ़ेंगे, इसको आप दूसरा पद पढ़ेंगे। एक बात तो याद रखिए कि पद का अर्थ है शब्द, जो पहले आ गया है वो पूर्व पद है, जो बाद में आ गया है वो उत्तर पद है। देखिए पहले वाले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। आप देखिए समस्त पद, बार बार ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। समस्त पद क्या है? समास से बनने वाले शब्द को ही समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे पूजा घर, तो दो पद हुए, पूजा पूर्व पद हो गया और घर हो गया उत्तर पद। विग्रह है पूजा के लिए, घर विभक्ति लगा दी तो विग्रह हो गया। माता पिता तो पहला पद है माता, और पिता दूसरा पद है, जो दूसरा पद है उसको उत्तर कहते। उत्तर का अर्थ ही है बाद में पश्चातवर्ती। माता और पिता। जैसे नवरत्न, नव और रत्न, तो नौ रत्नों का समूह ये हो गया विग्रह। जो पहले आएगा वो प्रथम पद है या पूर्व पद है, जो बाद में आएगा वो उत्तर पद है, और किसी समस्त पद के साथ विभक्तियां जोड़ देना, इसको विग्रह कहते हैं। अब देखिए हस्तगत, तो हस्त प्रथम पद है, गत द्वितीय पद है। हस्त को पूर्व पद कहेंगे, गत को उत्तर पद कहेंगे, और विग्रह है हस्त में गया हुआ। अब देखिए समास के भेद। मुख्यतः समास के चार भेद होते, उनका एक आधार भी है। मुख्यतः चार भेद होते। देखिए समास के भेद कितने, चार या छह, इस पर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अगर उन्होंने मुख्यतः ही लगा दिया तो भैया चार ही करने पड़ेंगे। अगर मुख्यतः शब्द ही इस्तेमाल कर दिया तो चार करने ही पड़ेंगे। आमतौर पर यह प्रश्न पूछा नहीं जाता है। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर यह भेद किए गए हैं। समास में आमतौर पर दो पद होते हैं, इनमें से कौन सा प्रधान है इसके आधार पर अगर आप भेद करेंगे तो मुख्यतः समास चार प्रकार का ही होता है। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 6 प्रकारों में बांटते हैं। कुछ कुछ वैयाकरण इसको और प्रकारों में भी बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि अर्थ की पूर्णता पहले पद पर निर्भर करती है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जहां दोनों शब्द समास होते हैं, वह प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व का अर्थ ही है कुष्टी, दो बराबर के लोगों में ही हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चार भेद हैं। पहला प्रधान हो तो अव्ययी, दूसरा प्रधान है तो तत्पुरुष, दोनों प्रधान है तो द्वंद्व, और कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए जाते हैं। एक प्रकार से वो तत्पुरुष हैं, दूसरे प्रकार से वो स्वतंत्र भी। कर्मधारय समास और द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए अध्ययन के लिए उसके 6 प्रकार हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि 4 या 6, इस पर आप बिल्कुल मत जाइए, ये पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है। पर अगर उसने लिखा मुख्यतः, अगर उसने लिखा पदों की प्रधानता, दोनों शब्दों को गौर करिएगा, अगर उसने लिखा पदों की प्रधानता के आधार पर,
कौन सा पद प्रधान होता है, इस आधार पर समास के कितने भेद है, तो हमको 4 ही उत्तर देना पड़ेगा। आप देखिए अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। ये थोड़ा गड़बड़ वाक्य है, परिवर्तनशीलता का भाव नहीं होता है। इस समस्त पद में परिवर्तनशीलता का भाव नहीं होता है, इसीलिए उसे अव्यय कहते हैं। इसको विशेष रूप से समझिएगा। देखिए, उस अव्यय पद का लिंग वचन कारक काल नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए, पहली बात, इसको किताब से थोड़ा अलग समझिए। जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की चेष्टा करिए। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, ये सुनने में बहुत अच्छी परिभाषा है, परीक्षा हॉल में काम नहीं आती। ये परिभाषा परीक्षा हॉल में काम आने वाली परिभाषा नहीं है, क्योंकि 2 पद होते हैं। आप पहली बार हिंदी ग्रामर का पेपर कर रहे हैं, वहां पहचानना बहुत मुश्किल है कि पहला पद कैसे प्रधान है और कैसे दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, इतनी लंबी समीकरण में हम नहीं उलझते। आप तो बस एक बात समझ लीजिए, अव्ययी भाव इस नाम को पकड़िए और इस बात को याद रखिए कि वह समास जो अव्यय का भाव दे, इस बात को याद रखिएगा। इस नाम में ही सब बात छिपी है कि वह समास जो अव्यय का भाव दे उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अव्यय या अविकारी क्या होता है? जो वचन लिंग कारक काल के अनुसार बदलता नहीं है। वो शब्द जो वचन लिंग कारक काल के अनुसार बदलता नहीं है उसको अव्यय कहते हैं। इसका अर्थ है अव्ययी भाव समास में वो शब्द होंगे जो वचन लिंग कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा। तो अव्ययी भाव समास क्या है? वो समास जो अव्यय का भाव देता है। और अव्यय क्या है? वे शब्द जो वचन लिंग कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। अब देखिए, इसको समझिए, एक एक उदाहरण को समझिए, मिलते जुलते उदाहरणों को भी हम देखेंगे। शब्द है शक्ति, छोड़िए समास की सारी बात, ठीक है। तो बहुवचन भी होता है शक्तियां, बहुवचन होता है शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, ये सब आप राजनीति विज्ञान में पढ़ते आए हैं। लेकिन जो शब्द है यथाशक्ति, इसका आपने कोई बहुवचन बनाया नहीं होगा, कोई बहुवचन सुना नहीं होगा, बहुवचन इसका होता ही नहीं, इसलिए ये अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव का क्या अर्थ है? वचन लिंग कारक काल से प्रभावित नहीं होता। जैसे इसको इस्तेमाल करिए, मैं यथाशक्ति काम करूंगा, एक वचन के साथ देखिए, मैं यथाशक्ति काम करूंगा। और हम यथाशक्ति काम करेंगे। आप एक वचन में इस्तेमाल करिए, किसी भी काल में इस्तेमाल करिए, यथाशक्ति के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए अव्ययी भाव समास है। समझ रहे हैं? देखिए, पहला पद प्रधान होता है। आमतौर पर पहला पद संस्कृत उपसर्ग या कोई अव्यय होता है, एक ये पहचान है। विदेशी उपसर्ग या अव्यय भी हो सकता है, शब्द की आवृत्ति भी हो सकती है, पर मूल बात यह है कि वो अव्यय का भाव देता है, उसका कोई बहुवचन नहीं होता। शब्द देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। देखिए यथा समय, पहली बात तो कि यथा आगे लगा है, यह एक अव्यय है, यही इसको अव्ययी भाव बना रहा है। लेकिन यथा समयों कुछ नहीं होता भाई, समझ रहे हैं? यथा समयों कुछ नहीं होता। अब यथाशक्ति और यथा समय है तो यथाक्रम अव्ययी भाव समास है। दो पहचान, पहला शब्द अव्यय है और पहला शब्द प्रधान है। दूसरा, ये पूरा समास कभी बहुवचन में इस्तेमाल नहीं होगा, वचन लिंग कारक काल से प्रभावित होगा ही नहीं, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं।
आप देखिए प्रतिक्षण, अब क्षण से तो आप क्षणों बना सकते थे, क्षण से आप क्षणों बना सकते, क्षणों में हो गया ये काम, लेकिन प्रति लगा है आगे तो प्रतिक्षण, अब आप कुछ बहुवचन उसका नहीं बना सकते। प्रतिक्षण यानी हर क्षण, समझ रहे हैं, उसका बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे शब्द है यथासंभव, जैसा संभव हो, ये वही बात है जो यथाशक्ति में है, यथाक्रम में है, ठीक है। आजीवन, विग्रह है जीवन भर। देखिए आ एक तो संस्कृत उपसर्ग है, आ एक संस्कृत उपसर्ग है, संपूर्णता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पहला पद है, इसी पर अर्थ निर्भर करता है, लेकिन इसका बहुवचन नहीं बनता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रसंगवश पूछ रहा हूं, आमरण क्या विग्रह होगा? आजीवन का जीवन भर देख के विद्यार्थी आमरण मरने भर, ये तो कोई शब्द नहीं हुआ। समास के विग्रह में अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आमरण का अर्थ है मरने तक, विग्रह होगा मरने तक, समझ रहे ना। आमरणों कुछ नहीं होता, एक तो बहुवचन नहीं बनता, तो अव्ययी भाव समास है, पहली बात। दूसरी बात कि आ एक संस्कृत उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए आजीवन है, आमरण है, तो आ समुद्र भी होगा। समुद्र पर्यंत, या समुद्र तक जिसकी सीमाएं फैली हुई हैं उसको कहते हैं आसमुद्र। वही बात, आसमुद्र कुछ नहीं होता। एक और शब्द देखिए, आपाद मस्तक, पांव से लेकर मस्तक तक, आ एक संस्कृत उपसर्ग है, यही इसको अव्यय बनाता है, ठीक है। देखिए आबाल वृद्ध, बालकों से वृद्ध तक, ठीक है। तो देखिए, पर मूल पहचान पर आप टिके रहिए, उसका कोई बहुवचन नहीं बनता। देखिए समास की समस्या क्या है, या हिंदी व्याकरण की समस्या क्या है। जब मैं अव्ययी भाव पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम ही है ये अव्ययी भाव है, झमेला कुछ नहीं है, एकदम आराम से चलेगा सब कुछ। समस्या तब होगी जब 6 समास मिल जाएंगे और परीक्षा में पहचानना आएगा, तो पहचान के चिन्ह को सुनिश्चित करिए। हम सबसे पहले किसी समास में चेक करते हैं कि क्या उसका बहुवचन बनता है, क्या पहला पद कोई संस्कृत उपसर्ग या संस्कृत अव्यय है, क्या शब्द की आवृत्ति हो रही, तो यह अव्ययी भाव समास है। ये सब लक्षण नहीं है तो हम बहु तत्पुरुष समास को देखते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए भरपेट, अब देखिए मेरी परिभाषा आपको काम आएगी। अव्यय है, भरपेटों कुछ नहीं होता, होता है कोई शब्द ऐसा? नहीं होता है। भरपेट यानी पेट भरकर, आजन्म जन्म लेकर, ठीक है। अब ऐसे ही एक शब्द मुझे बहुत अच्छा याद आया है इसलिए बता दे रहा हूं, यावत जीवन, अव्ययी भाव समास है। यावत जीवन अव्ययी भाव समास है, विग्रह है जब तक जीवन है। ठीक है। तो देखिए प्रतिदिन, हर दिन, तो प्रतिदिनों कुछ नहीं होता। मैं प्रतिदिन जाता हूं, हम प्रतिदिन जाते हैं, हम प्रतिदिन जाएंगे, वे प्रतिदिन आएंगे, तो प्रतिदिन ही रहता है, उस पर कोई बहुवचन नहीं बनता, उसका कारक काल का उस पर प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए बेखबर अव्ययी भाव समास है। विदेशी उपसर्ग लगे हुए सारे शब्द, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होंगे आप। विदेशी उपसर्ग है बे, विदेशी उपसर्ग लगे हुए सारे शब्द बिना खबर के, बेखबर, बे यानी रहित, बे उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, समझ रहे, बे का अर्थ है रहित, तो विदेश बेखबर कोई बहुवचन नहीं होता। आप हिंदी व्याकरण से जो बहुवचन बना देते वो गलत बहुवचन होता है, बेखबरों कुछ नहीं होता। फारसी में बहुवचन होता है बेखबरान, बहुत सारे बेखबर, समझ रहे, ऐसे बनता है बहुवचन। जैसे देखिए बेखबर है, वैसे ही शब्द है बाखबर,
अव्ययी भाव समास है। विदेशी उपसर्ग देखते ही अव्ययी भाव समास पर आना है। बाखबर, जिसको खबर है, जैसे शब्द है लावारिस, बिना वारिस के। वारिस का अर्थ तो समझते हैं आप, उत्तराधिकारी। बिना वारिस के, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो अव्ययी भाव समास है लावारिस। समझ रहे हैं? तो देखिए, बाइज्जत, आप तो हिंदी फिल्म वगैरह देखते हैं, अदालत सबको बाइज्जत रिहा करती है। आप निर्दोष पाए गए तो बाइज्जत रिहा करती है, इज्जत के साथ रिहा करती है। इज्जत वगैरह वो रखते नहीं, फाइलें बहुत हैं वहां। तो बाइज्जत इज्जत के साथ, बेइज्जत बिना इज्जत के। अब इनका हिंदी बहुवचन जो बना देते हैं हम, बेइज्जतों, ऐसे ठीक नहीं है। बेइज्जतान, बाइज्जतान, ऐसे फारसी में बहुवचन बनते हैं। तो पहला पद अगर अव्यय है और पूरे पद को, समास को अव्यय बना रहा है, तो इसको अव्ययी भाव समास कहिए। तो देखिए, अपवाद, हिंदी में कई ऐसे समस्त पद हैं जिनमें कोई अव्यय नहीं होता, लेकिन समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। कोई सा भी अव्यय ना हो, यानी शब्द की आवृत्ति हो रही है, इस बात को समझिए। शब्द की आवृत्ति, अगर शब्द 2 बार आ रहा है तो यह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं कहूं घर, बहुवचन बनाइए, आराम से बनेगा घरों। बात घरों तक पहुंची, यानी सभी घरों तक पहुंची। लेकिन यदि शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति, घर घर, यानी घर के बाद घर, देख लीजिए, शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति है तो बहुवचन नहीं बनता, और जब बहुवचन नहीं बनता तो हम इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, ये पूछा जाने जैसा शब्द है भाई, रातों रात। रातों रात यानी रात ही रात में। चोर रातों रात पार चला गया, यानी रात ही रात में पार चला गया। और दूसरा शब्द देखिए, दिनों दिन। तो विग्रह क्या है? दिन के बाद दिन, डे बाय डे। सहज बुद्धि इस्तेमाल करिए। वो दिनों दिन प्रगति करता चला गया, दिनों दिन तरक्की करता चला गया, इसका मतलब है दिन के बाद दिन, डे बाय डे। इन दोनों को याद रखिएगा, रातों रात और दिनों दिन। विग्रह भी कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते। विग्रह आपके सहज ज्ञान पर निर्भर करता है। तो यह अव्ययी भाव समास है, बहुवचन नहीं बनेगा। पहला पद अव्यय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहला पद प्रधान होता है, यह पक्की बात है, लेकिन हमको पहचानना है कि इसका बहुवचन नहीं बनता, इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास देखिए, तत्पुरुष समास। बड़ा सीधा सरल समास है। इस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, और इससे भी हमको पहचानने में मदद नहीं मिलेगी, हमको इससे पहचानने में मदद मिलेगी। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो जो हम बढ़ते रहते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इनका लोप हो जाता है। लेकिन 2 कारक उसमें नहीं होते। हिंदी में कारक कितने हैं? 8 हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो कर्ता तत्पुरुष नहीं होता और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता। इस तरह तत्पुरुष के 6 भेद हैं। किस आधार पर? कारक चिन्हों की विभक्ति के लोप के आधार पर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद किए जाते। देखिए, 6 ही कारक बचे, कर्ता और संबोधन नहीं होता, इसलिए 6 कारक हैं। 6 कारकों के आधार पर 6 भेद है। अब कर्म तत्पुरुष बहुत सीधा है। देखिए, पहले तो हम तत्पुरुष पहचानेंगे। क्यों? कारक चिन्ह का लोप होता है, को का लोप होता है तो तत्पुरुष है, और को का लोप होता है इसलिए वो कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि को विभक्ति तो कर्म की विभक्ति है। जैसे देखिए, कर्म तत्पुरुष को विभक्ति चिन्हों का लोप, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो को का लोप हुआ है इसलिए कर्म तत्पुरुष है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को विभक्ति पहले तो किसी कारक चिन्ह का लोप हुआ है इसलिए वो तत्पुरुष है। कारक चिन्हों का लोप, तत्पुरुष की पहचान बनाइए। कारक चिन्हों का
लोप, जब कारक चिन्हों का लोप होता है हम उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को गया हुआ नहीं है, आगत शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, तो को विभक्ति का लोप है इसलिए कर्म तत्पुरुष है। अब देखिए करण तत्पुरुष से या के द्वारा, तो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणाहत, तो बाण से आहत, बाण तो साधन है, करण है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो से का लोप हो रहा है इसलिए करण तत्पुरुष है। पहली बात तो किसी कारक चिन्ह का लोप होता है इसलिए वो तत्पुरुष है। कारक चिन्हों का लोप तत्पुरुष की पहचान बनाइए। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, दक्षिणा जो बाद में दी जाए, कार्य पूर्ण होने के बाद में दी जाए उसको कहते हैं दक्षिणा। तो पंडित जी हमारे घर अनुष्ठान इत्यादि जो कराते हैं तो हम जो बाद में उनको उपहार स्वरूप दें वो है दक्षिणा। देखिए, राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। और विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आलय का अर्थ क्या होता है भाई? आलय का अर्थ है घर। शब्दों के अर्थ साथ साथ देखते चलिए। अगला देखिए, अपादान तत्पुरुष। अपादान का जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। अपादान का से अलग होने के अर्थ में है, जैसे देश निकाला यानी देश से निकाला, अलग होने का अर्थ है। कारक हम पहले पढ़ चुके। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, और ये से अलग होने के लिए है। पहले तो से का लोप हुआ है, आपको देखते ही जानना है कि तत्पुरुष है क्योंकि कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। और से अपादान का अलग होने के अर्थ में है इसलिए ये अपादान तत्पुरुष है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और जो ऋण से मुक्त हो गया है उसके लिए शब्द क्या है? उऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया है उसके लिए शब्द क्या है? उऋण। जो ऋण मुक्त हो गया है तो ऋणी का विलोम शब्द होगा उऋण। संबंध तत्पुरुष, काके की विभक्ति का लोप। जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, नगर सेठ तो नगर का सेठ, राजमाता तो राजा की माता, जलधारा तो जल की धारा, और मतदाता तो मत का दाता। सहज बुद्धि इस्तेमाल करिए। विग्रह जब वो पूछते हैं तो विग्रह के विकल्प बनाते हैं, मत के लिए दाता, मत से दाता, इस तरह ही बना सकते हैं। अपनी सहज बुद्धि इस्तेमाल करिए। मतदाता, मत का दाता, मत देने वाला, ये संबंध तत्पुरुष है। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष। में पे पर का लोप होता है। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। और घुड़सवार तो घोड़े पर सवार। आप लोग अधिक उदाहरण देखना चाहते तो कोई गाइड इत्यादि भले इस्तेमाल करिए। मैंने पहले ही किताब बता रखी है, डॉक्टर राघव प्रकाश, खूब उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं। इनको बार बार पढ़िए और इस कसौटी पर पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूं। अव्ययी भाव समास बहुवचन नहीं बनेगा, तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप होगा। आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम समास को पूरा करेंगे।